Good morning, all of you. So we are going to start from chapter number 3. Chapter 3, Memorandum and Article of Association, one of the most heavy chapters होता है. रिवीजन में दिक्कत होती है, तो इसीलिए इसको पूरा मैं घुस के डिटेल में अच्छे से रिवीजन कराऊंगा. रिमाइंड करा रहा हूँ वापस से, दिस इज नॉट अ यूट्यूब रिवीजन, दिस इज अ क्लासरूम रिवीजन, यानी कि फुल रिवीजन. मैं हर टॉपिक जो भी मैंने पढ़ाया और अपनी किताब, जो किताब तुम्हारे पास इसमें तुमने मार्क किया, नोट्स लिखा है, कॉपी नोट्स लिखा है, फुल उसको देख के रिवाइज कराने जा रहा हूं. तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सेलेक्टिव रिवीजन, इट इज गोइंग टू बी अ 100% रिवीजन. ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से. ये देखो आ गए हम लोग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए. एक बार पहले तो 10 मिनट तक मैं मेमोरेंडम आर्टिकल का पूरा फ्लेवर तुमको दे देता हूं, जिससे तुम्हारा मोमेंटम पिक हो जाएगा. उसके बाद मैंने ना, तुमको याद होगा पेज नंबर 21 पर गो 3.21, ये देखो पेज 3.21 पे एकदम महा मास्टर समरी चार्ट बना रखा है कि नहीं, जिससे फटाक से रिवीजन हो. तो आज इनफैक्ट मैं मेमोरेंडम का 2 बार रिवीजन कराने जा रहा हूं, लॉन्ग रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन. तो ये मैं रिवीजन लास्ट में कराऊंगा, पहले मैं फुल चैप्टर लॉन्ग रिवीजन कराऊंगा और फिर ये शॉर्ट रिवीजन. तो डबल रिवीजन हो जाएगा मेमोरेंडम आर्टिकल का, जिससे भूलेंगे नहीं. लेट्स गो टू द बिगिनिंग. ओके, नाउ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल चैप्टर जब तुम पढ़ते हो ना, तो एक बात याद रखना, यहाँ पर हमें कम से कम 4 सेक्शन नंबर याद होने चाहिए. ऊपर देखो, मोआ का सेक्शन 4, ओआ आर्टिकल्स का सेक्शन 5, चेंज ऑफ मेमोरेंडम का 13, चेंज ऑफ आर्टिकल का 14, ये एकदम याद होना चाहिए. टर्न मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के फॉर्मेट कौन से शेड्यूल नंबर के अंदर दिए हुए? एमसीक्यू में आ गया, क्या बोलोगे? पहला शेड्यूल, शेड्यूल 1, दिस इज द फर्स्ट शेड्यूल इन लॉ. ठीक है, अब इसमें मेमोरेंडम का टेबल नंबर्स बोलो, ABCDE, आर्टिकल का बोलो FGHIJ. मेन मेरे काम का कौन सा है? A और F. मेमोरेंडम का A और आर्टिकल का टेबल F. कितनी बार बात हो चुका आर्टिकल का टेबल F. इनफैक्ट बार बार सिलेबस में जनरल मीटिंग चैप्टर में भी मैंने टेबल F का जिक्र किया था, शेयर कैपिटल में भी टेबल F का जिक्र किया था. नीचे आ जाओ. मेमोरेंडम के अंदर सर कितने क्लॉज होते हैं? ना 16 का 6 क्लॉज होते हैं. अब तो फुल फॉर्म याद होगा तो बोलने की जरूरत नहीं है. आर्टिकल्स में सर कितने रेगुलेशन होते हैं? 90. अच्छा, अब तो सब जानते हो तो इसे बताना पढ़ाना आसान है. आर्टिकल्स के अंदर जितने भी रेगुलेशन होते हैं उसको आप 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हो. नंबर 1 ऑर्डिनरी रेगुलेशन, मतलब जस्ट रेगुलेशन, एंड नंबर 2 एंट्रेंचमेंट है कि रिट्रेंचमेंट है. हाँ, कांड मत करके आ जाना एग्जाम में. इनकम टैक्स सैलरी में पढ़ते हो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, ये एंट्रेंचमेंट है, रिट्रेंचमेंट नहीं है. ठीक है, ऑर्डिनरी रेगुलेशन को चेंज करने के लिए क्या पास करना पड़ता है? SR. एंट्रेंचमेंट को चेंज करने के लिए क्या पास करना पड़ता है? कंडीशंस मोर रेस्ट्रिक्टिव देन SR. वेरी गुड. अब ये मेमोरेंडम स्टार्ट हो गया. तो मेमोरेंडम के अंदर कितने क्लॉज होते हैं? ना 16 का. तो एक एक करके क्लॉज का लाइन में डिस्कशन कर लेते हैं अपने. देखो, सबसे पहले क्या है? नेम क्लॉज. ओपीसी के लास्ट में क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में ओपीसी. प्राइवेट लिमिटेड क्लास में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड क्लास में लिमिटेड. सेक्शन 8 कंपनी क्लास में कुछ नहीं, ये पढ़ो स्टार. ठीक है, कुछ नहीं. गवर्नमेंट कंपनी के लास्ट में हमेशा लिमिटेड, कभी प्राइवेट लिमिटेड नहीं. सिचुएशन क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज में आपको क्या लिखना पड़ता है? सिर्फ स्टेट का नाम जहां पर आपकी रजिस्टर ऑफिस लोकेटेड है. ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपके सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है. ऑब्जेक्ट क्लॉज में 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रीन कलर. मेन ऑब्जेक्ट मतलब हम कौन से टाइप का बिजनेसेस कर सकते हैं, और एंसिलरी ऑब्जेक्ट या इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उन मेन बिजनेस को करने के लिए आपको क्या क्या ट्रांजैक्शंस करने पड़ सकते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज का मकसद क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज का मकसद है कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स के पावर के ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं. शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट यहां लिखा है इसको छोड़ के कोई और बिजनेस में पैसा नहीं लगाना. अगर लगाने की इच्छा है, इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस, एंटर इनटू अ न्यू बिजनेस, फर्स्ट कॉल अस, टेक आवर अप्रूवल, पास SR, चेंज द ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड देन डू द न्यू बिजनेस. विदाउट आस्किंग अस, डोंट डू एनी न्यू बिजनेस. इफ यू डू एनी न्यू बिजनेस विदाउट आस्किंग अस, लॉस हो गया तुम लोग दोगे. तुम लोग मतलब डायरेक्टर्स. और अगर प्रॉफिट हो गया तो हम लोग लेंगे. ठीक है, ये बात याद रहेगा ना? ओके, याद है ना कि डायरेक्टर लोग अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाके कुछ भी काम करेंगे तो उसको अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं. डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. ठीक है, अच्छा फिर क्या आता है? नसोल का L से. सर लायबिलिटी 3 तरह की होती है, शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड.
कैपिटल क्लॉज में ऑथराइज कैपिटल लिखना है, उसमें दो चीजें याद रखना है, नंबर ऑफ शेयर और फेस वैल्यू और फिर टोटल वैल्यू, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू लिखना जरूरी है। ये देखो अभी मैं कुछ नया बोलने जा रहा हूं। वी हैव लर्नड अ लॉट इन शेयर कैपिटल चैप्टर, ठीक है। मैं एक बात बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना। हमारी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। कितना हो गया? 1 करोड़। वी वॉन्ट टू चेंज इट इन टू 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। कितना हुआ? 1 करोड़। हम लोग बेसिकली 100 रुपये फेस वैल्यू के शेयर्स को 10-10 रुपए के 10 शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको सब डिविजन बोलते हैं ना, इसको सब डिविजन। मेरा तुमसे क्वेश्चन है, क्या कैपिटल क्लॉज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। टोटल वैल्यू भले ही 1 करोड़ हो, पर आप ब्रैकेट में देखो 2 ग्रीन कलर में क्या लिखा है? तो क्या आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहे हैं? क्या फेस वैल्यू चेंज हो रहा है? हाँ, तो ये भी चेंज ऑफ ऑथराइज कैपिटल है। इसके लिए सेक्शन 61 फॉलो होगा, आर्टिकल्स प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस SH 7। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में 7 सब्सक्राइबर्स या प्राइवेट कंपनी है तो 2 सब्सक्राइबर का साइन जाएगा। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि आई प्रॉमिस कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद मैं पैसा ला के शेयर्स खरीद लूंगा। लास्ट वाला नॉमिनी क्लॉज, ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ OPC में और कहीं नहीं। अब देखो, रेस्ट्रिक्शन ऑन अनडिजायरेबल नेम्स। क्या आप अपनी कंपनी का नाम आइडेंटिकल रख सकते हो? आइडेंटिकल मतलब दूसरे से मैच करता है। आइडेंटिकल नाम रखना, सिमिलर साउंडिंग नाम रखना अलाउड नहीं है। जैसे टाटा, अब टाटा का तो स्पेलिंग तुम उल्टा पुल्टा करके कर ही सकते हो, प्रोनाउंसिएशन वैसा ही होगा, उसको बोलते हैं फोनेटिक स्पेलिंग, ठीक है। अलाउड नहीं है, तो आप आइडेंटिकल या सिमिलर नेम्स नहीं रख सकते। आप ऐसे नाम नहीं रख सकते जो ऑफेंसिव है, अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल नेम्स का मतलब होता है, भारत सरकार ने एक एम्बलेम्स एक्ट बना रखा है और उसके अंदर बहुत सारे नाम बोल रखे हैं कि ये सब नाम आप यूज़ नहीं करोगे। जैसे किसी नेशनल हीरो का नाम आप महात्मा गांधी, ये भगत सिंह, ये सब नाम अपने नाम में यूज़ नहीं कर सकते। आपके नाम में बैंक वर्ड नहीं हो सकता अनलेस यू आर अ बैंक। आपके नाम में म्यूचुअल फंड नहीं हो सकता अनलेस यू आर अ। आपके नाम में इंश्योरेंस वर्ड नहीं हो सकता अनलेस यू आर एन इंश्योरेंस कंपनी। मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, आई एम अ टीचर नो, क्या मैं अपने कोचिंग कंपनी के नाम में बैंक रख सकता हूँ? नॉलेज बैंक, एग्जाम इंश्योरेंस, ये सब नहीं रख सकता ना, ये खाली वही लोग रख सकते हैं। अगर आप इन सब को रखोगे तो उसको बोला जाता है ऑफेंसिव या अनडिजायरेबल नेम, ठीक है ना। तो आप ऐसा उल्टा सुल्टा नाम नहीं रखोगे। इधर अबे तुम लोग को अंडरलाइन और हाईलाइटर दिख रहा है ना, इतना किया हुआ, वो इसी दिन पे तो किए थे ना। सिर्फ अंडरलाइन और हाईलाइटर को देखो, ठीक है। आइडेंटिकल नाम नहीं चलेगा। इधर देखो, ऑफेंसिव नाम, अनडिजायरेबल नाम, कोई ऐसा नाम मत रख लेना जिससे लगे कि गवर्नमेंट पेट्रोनेज एंजॉय करते हो, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब नाम में नेशनल, भारत, हिंदुस्तान, ये सब अलाउड नहीं है। अगर रखना है तो आपको RD, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी RD की परमिशन लेनी पड़ेगी। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल पता है कौन करता है? फॉरेन कंपनीज है, उनको इंडिया में जब अपना सब्सिडरी खोलते हैं ना, तो नाम के लास्ट में इंडिया डालते हैं वो लोग। जैसे कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, नेस्ले इंडिया, तो वो लोग RD से परमिशन लेके नाम में इंडिया रखा हुआ है, अलाउड है, ठीक है। नाम रिजर्व कितने दिन तक होता है? अगर इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे नाम रिजर्व करना है तो 20 डेज, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी नाम चेंज करना चाहती है तो 60 डेज, ठीक है। डन है, ओके। आपने गलत गलत डिटेल्स देके गलत नाम रिजर्व कर लिया, आपने गलत गलत डिटेल्स देके गलत नाम रिजर्व कर लिया। नाम रिजर्व करने में और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बीच में 20 डेज का गैप होता है ना, उसी दौरान अगर सरकार को पता चल गया कि गलत नाम है तो वो तुरंत आपका रिजर्व किया हुआ नाम कैंसिल कर देंगे और आप पे 1 लाख की पेनल्टी स्लैप कर देंगे। ये देखो, दे विल कैंसिल योर नेम एंड पुट अ पेनल्टी ऑफ। लेकिन अगर मान लो वो 20 दिन भी बीत गया, इनकॉर्पोरेशन भी हो चुका है, मतलब वो गलत नाम से कंपनी भी इनकॉर्पोरेट हो गया, तब ये लोग क्या करेंगे? 3 काम। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर करेगी, नाम चेंज करो विद इन 3 मंथ्स, नाम चेंज करो विद इन, रेक्टिफाई करो, नहीं तो नहीं करेंगे जाओ, तो ये कर देंगे तुम्हारा स्ट्राइक ऑफ या वाइंडिंग अप। क्लियर है ना? ये ब्राउन डब्बा में क्या लिखा है? एग्जाम्पल रिवाइज नहीं करते। सेक्शन 5
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आर्टिकल्स के अंदर जो बातें लिखी होती है उसको आप क्लॉज बोलते हो कि रेगुलेशन बोलते हो? रेगुलेशंस बोलते हो। आर्टिकल्स के अंदर क्या होता है? ब्राउन कलर पढ़ो, ये एमसीक्यू में आ जाएगा बॉस। आर्टिकल्स कंटेन रेगुलेशंस फॉर डांसिंग फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, याद रखना है, ठीक है। अब इधर ये 2, 3, 4 देख रहे हो, क्या है ये? ई आर मतलब एंट्रेंचमेंट, और इसका एक समरी चार्ट नेक्स्ट पेज में, चलते हैं वहां। ये जहां मेरा हाथ है ब्लू हेडिंग पढ़ो, प्रोसीजर फॉर इंसर्टिंग, दिख रहा है? इंसर्टिंग और डिक्लेयरिंग ई आर एंट्रेंचमेंट रेगुलेशन इन आर्टिकल्स। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है, पहला केस क्या है? एट द टाइम ऑफ, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उसी वक्त आपको पता है कि आपके आर्टिकल्स में ये एंट्रेंचमेंट आप रखना चाहते हो, तो बहुत अच्छा है, स्पाइस प्लस में बता दो। कहाँ बता दो? हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो इधर इजी, नो रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड बिकॉज कंपनी तो बना, अरे कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुआ तो काय का ओआर, काय का एसआर। नेक्स्ट 2 स्टेप्स, सबसे पहले आप अपने आर्टिकल से बता दो कौन कौन सा रेगुलेशन एंट्रेंचमेंट है, और ये बात आप मेंशन करोगे किसमें, बस हो गया, और कोई मेहनत नहीं है। लेकिन अब सोचो जरा कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, क्योंकि 2013 के पहले भी तो हिंदुस्तान में इतनी सारी कंपनीज बन चुकी है, तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो अगर अपने आर्टिकल्स में आज अचानक चाहती कि हम एंट्रेंचमेंट डालेंगे, तो क्या तरीका है? सर 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आपको अपने मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए कि नहीं? आप तो एग्जिस्टिंग कंपनी हो, आपको मेंबर का अप्रूवल लेना चाहिए। ऐसे सोचो क्या करना चाहिए? मेंबर का अप्रूवल। और दूसरा काम है, आरओसी को बताओगे ना कि हमने चेंज किया है, तो मेंबरों से जो अप्रूवल लोगे वो किस टाइप का अप्रूवल होगा? इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी यू पास UR फुल फॉर्म, इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी यू पास SR। SR हुआ या UR, क्या जमा होगा आरओसी में? तो MGT 14 जमा कर दो, दैट्स योर स्टेप नंबर 2। तो एक पुरानी कंपनी है जो अपने आर्टिकल्स में आज एंट्रेंचमेंट रेगुलेशन डालना चाहती है, तो 2 स्टेप है, मेंबरों का अप्रूवल एंड फाइलिंग MGT 14 विद ROC, ठीक है। ये 2 डब्बे जो हैं ये सिखाता है कि अगर आपको आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट रेगुलेशन डालना है तो क्या करना पड़ेगा। डाल दिया, अब डालने के बाद चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? हेडिंग पढ़ो, डीप ब्लू। द आंसर इज SR प्लस। मैंने बोला था एग्जाम में नहीं लिखना SR प्लस, एग्जाम में क्या लिखना? कंडीशंस मोर रिस्ट्रिक्टिव देन SR। अब कोई बोलेगा सर क्या कंडीशन? अरे वो आप डिसाइड करो। SR का मतलब होता है 75%, तो अब SR के ऊपर क्या हो सकता है? तुम सोचो, 80% अप्रूवल, 100%, SR प्लस RD, SR प्लस NT, दीज आर एग्जाम्पल्स। वो आप सोचो और अपने आर्टिकल में मेंशन कर दो, ठीक है। A new company is being incorporated and they want to add entrenchment regulation in their articles. Do they need members approval? Do they need to inform ROC separately? No. CRC में जो Spice Plus जाता है, an existing company wants to add entrenchment regulation in its articles. Do they need members approval? What approval? Sir, private company needs UR, public company needs SR. And how will you tell ROC? अब तो MGT 14 पे पंडिताई है अपना, सेक्शन 117 है ना, बहुत सारे केसेस होते हैं। एंट्रेंचमेंट आपके आर्टिकल्स में ऑलरेडी है, आप अपने एंट्रेंचमेंट रेगुलेशन को चेंज करना चाहते हो, यू हैव टू डू कंडीशंस मोर रिस्ट्रिक्टिव देन, वेरी गुड, पीछे आ जाओ। कोई कंपनी अपना आर्टिकल्स बनाना चाहती है तो क्या कर सकती है? टेबल F को गोद ले लो, टेबल F तो बना है, उठा लो। तुम टेबल F को एज इट इज कॉपी कर सकते हो या चेंज करके भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि टेबल F आपके ऊपर अप्लाई नहीं करे, तो आपको अपने आर्टिकल्स के शुरू में लिखना पड़ेगा टेबल F इज एक्सक्लूडेड। उससे क्या होगा कि टेबल F हम पे कभी भी अप्लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके आर्टिकल्स में कोई चीज़ मिसिंग है पर वो चीज़ टेबल F में है, तो वो ऑटोमेटिकली आप पे अप्लाई करेगी। लेकिन अगर आपने अपने आर्टिकल्स में ऊपर लिख दिया टेबल F एक्सक्लूडेड, तो भले आपके आर्टिकल में सिर्फ 30 रेगुलेशन है 90 के बदले, पर टेबल F के बचे हुए 60 आप पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। पुरानी कंपनियों को
अपना आर्टिकल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो करो, आपकी मर्जी, ठीक है। 4, 5 हो गया मेमोरेंडम आर्टिकल्स, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 6, सबसे बड़ा कौन है, एक्ट है कि मेमोरेंडम? एक्ट। मैंने एक लाइन लिखी होगी, एक्ट इज अबव एवरीथिंग। मार का फुल फॉर्म, मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन, सबके ऊपर है ये। अगर आपने अपने मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ भी ऐसा लिखा जो एक्ट के विरुद्ध है तो इट विल बी वॉइड, इट विल बी वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। अब मैं एक छोटी बात बोलूं, कभी कभी एक्ट खुद ये पावर देता है मेमोरेंडम आर्टिकल को कि आपको फ्रीडम है कि जो करना है कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल कोरम याद है, कोरम कितना होता है बोलो? 5, 2 तो बोल, 2, 5, 15, 30। कैन आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब अ लार्जर कोरम? यस ना। तो ये आजादी आर्टिकल को किसने दी? एक्ट ने दी। कोरम का सेक्शन नंबर कौन बता सकता है? कोरम का सेक्शन नंबर बोलो, कोरम का 103, 105 प्रॉक्सी আছে, 103, दैट इज द कोरम का। कोरम का सेक्शन 103 है ना, वो सेक्शन बोलता है ना कि आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब अ लार्जर कोरम। तो एक्ट ने ही तो आर्टिकल को पावर दिया कि वो लार्जर कोरम प्रिस्क्राइब कर सकता है, देन दैट विल नॉट बी वॉइड, दैट विल बी वैलिड। क्या ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन नंबर 10, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, चाहे आप प्रेजेंट मेंबर हो चाहे आप फ्यूचर मेंबर हो। वंस यू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी इट इज डीम्ड, क्या आपने स्वयं मेमोरेंडम आर्टिकल्स को साइन किया और उसमें लिखी हुई हर बात मानोगे। मेमोरेंडम आर्टिकल इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हुम? कंपनी एंड मेंबर्स। मतलब कंपनी इज बाउंड टू मेंबर्स, मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनी, मेंबर्स आर बाउंड टू अदर मेंबर्स। एक हमारा शेयर होल्डर है जिसने कॉल मनी नहीं दिया, कंपनी ने ना उसके खिलाफ लीगल केस ठोक दिया पैसा वसूली के लिए। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? हाँ। मेंबर से कॉल मनी कैन बी रिकवर्ड एज फोर्सफुली एज इफ इट इज अ डेट ड्यू फ्रॉम अ डेटर। तो जैसे एक उधार वाले डेटर से हम सू करके रिकवर कर सकते हैं, मेंबर से भी कॉल का पैसा रिकवर कर सकते हैं। अब सर इसके ऊपर ये 4 केस तो है, नए डाले गए हैं आईसीआई की बुक में, महा इंपॉर्टेंट है, मैं रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से। पहला केस लॉ का मुद्दा क्या है? पहले केस लॉ का मुद्दा क्या है? ब्राउन कलर पढ़ो। सुनो मैं तुम लोगों को पढ़ने का तरीका बताता हूँ, तुम रिवाइज कर रहे हो ना, तो तुम 4 केस तो आएंगे। सबसे पहले ऊपर में देखना ऑरेंज कलर में क्या लिखा हुआ है कि कौन किसको बाउंड है। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? मेंबर टू कंपनी, यहाँ बोलो। वैसे अगले पेज में और होगा, ठीक है। दूसरा चीज तुम देखोगे कि मैंने साइड में कोई कैप्शन लिखाया होगा कहानी का, ठीक है। इसको पकड़ो, इससे एकदम फटाक से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहली कहानी क्या है अपनी? हु इज बाउंड टू हुम? मेंबर इज बाउंड टू, यानी अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में कोई बात लिखी है तो वो मेंबर को माननी पड़ेगी। आर्टिकल्स में लिखा था कि कोई भी मेंबर अगर बैंकरप्ट हो जाएगा ना तो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि उसका शेयर्स का क्या होगा, ठीक है, और डायरेक्टर्स उसके शेयर्स को फेयर वैल्यू पे बिका देंगे। ऐसा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। हमारा एक मेंबर बैंकरप्ट हो गया तो बैंकरप्ट जो व्यक्ति हो जाता है उसके लिए कोर्ट एक लीगल हेयर या ट्रस्टी या रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करती है। तो वो उठ के आ गया कंपनी के पास और बोलता है हमको इसका शेयर्स बेचना है बाजार में। कंपनी उस ट्रस्टी को बोली रुको भाई, आर्टिकल्स में लिखा है कि बैंकरप्ट मेंबर के शेयर्स का क्या होगा ये डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेंगे? वो आप ट्रस्टी डिसाइड नहीं करोगे। ट्रस्टी बोलता हम बिल्कुल डिसाइड करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर है, ये फलाना ढिमका है। हम लोग बोलेंगे मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर, मेंबर इज बाउंड टू द कंपनी। अगर आर्टिकल में लिखा है तो मेंबर को मानना पड़ेगा। तो आर्टिकल में बोला क्या है कि उसके शेयर्स के बारे में डिसीजन कौन लेगा? तो हम ही डिसाइड करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? पढ़ो। देयरफॉर
ठीक है ना, क्लियर है। देखो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा एकदम तुम्हारा फोकस चाहिए। अभी हर दिन रिवीजन कराऊंगा तो हर दिन बैठ के थोड़ा मोटिवेट करता रहूँगा मैं, ठीक है, पर पढ़ाऊँगा अब। रिवीजन नॉर्मल क्लास नहीं होता है, रिवीजन में एक नॉर्मल क्लास से 5 गुना ज़्यादा शक्ति लगती है, क्योंकि टॉपिक खटखट चेंज हो रहा है ना। मैं लाइन बाय लाइन तो रीड नहीं करा सकता, तुमको तो एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ उसको देखा और याद किया। और मेरा एटीट्यूड यहाँ पे समझाने का होना चाहिए कि याद कराने का। याद कराने पे अपने को फोकस करना ना, तो थोड़ा सा अपना एकदम दिमाग तेज लगा के याद करो। ये कोई अंडरस्टैंडिंग सेशन नहीं है, ठीक है, कि क्लास मिस हो गई थी तो रिवाइज करा। क्लास मिस हो गई तो क्लास देखो जाके, रिवीजन से क्लास का भरपाई नहीं हो सकता, वो फिर हार्ड लगेगा बहुत तुमको। नंबर 2, हु इज बाउंड टू हुम? कंपनी। कंपनी ने आर्टिकल्स में बोल दिया डिविडेंड विल बी पेड। अब पेड का मतलब क्या होता है? मनी। लेकिन फिर बाद में डायरेक्टर्स ने मनी देने के बदले डिबेंचर बांट दिया, चलेगा क्या? कंपनी इज बाउंड, कंपनी ने खुद बोला हम पे करेंगे तो पे करो, आप डिबेंचर बांट नहीं सकते। मुद्दा क्या था? डिविडेंड्स आर पेड, ठीक है। केस 3, हु इज बाउंड टू हुम? डायरेक्टर्स मोस्ट केसेस में कंपनी के मेंबर होते हैं कि नहीं होते? आर्टिकल्स में लिखा है, आर्टिकल्स में लिखा है कि डायरेक्टर्स अगर चाहें, कोई भी मेंबर अगर अपना शेयर्स बेचना चाहता है, कोई भी मेंबर अगर अपना शेयर्स, तो वो डायरेक्टर्स को बता देगा और डायरेक्टर्स उसका शेयर फेयर वैल्यू पे खरीद लेंगे। ये बात लिखी हुई आर्टिकल्स में। और डायरेक्टर्स ने यही सोच के तो लिखा होगा कि अगर कोई बेचना चाहेगा तो हम ही खरीदेंगे, बाहर नहीं चला जाए शेयर्स, यही तो मकसद रहा होगा। अब एक शेयर, एक डूबती हुई कंपनी है, डूबती हुई कंपनी में ना कोई भी शेयर खरीदने में और इंटरेस्टेड, तो वन ऑफ द मेंबर वांट्स टू सेल हिज शेयर्स, तो वो तो आर्टिकल्स में लिखा हुआ कि डायरेक्टर खरीदेगा, तो डायरेक्टर को आके बोलता है तुम ही लोग लिखे हो आर्टिकल में, खरीदो, अब खरीदना पड़ेगा। तो आर द डायरेक्टर्स बाउंड बाय द आर्टिकल्स? यस, बिकॉज डायरेक्टर्स आर बिग मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और उन्होंने ही लिखा है कि भाई दे विल बाय, तो उनको बाय करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस, कंपनी इज नॉट बाउंड टू। देखो डायरेक्टर की डायरेक्टरशिप कैपेसिटी अलग है और मेंबरशिप कैपेसिटी अलग है। डायरेक्टरशिप कैपेसिटी में वो आउटसाइडर की तरह है, मेंबरशिप कैपेसिटी में वो मेंबर की तरह है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है? कंपनी नॉट बाउंड टू डायरेक्टर। आउटसाइडर मतलब डायरेक्टर। जैसे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि ये फलाना बंदा हमारा डायरेक्टर रहेगा आने वाले 200 साल तक, मतलब 10 साल 20 साल तक, तो कंपनी ने बाद में डिसाइड करके उसको निकाल दिया, तो बोलता भाई आर्टिकल्स में लिखा आप मेरे को निकाल नहीं सकते। तो कंपनी ने बोला आपको हमने डायरेक्टरशिप से निकाला है, मेंबरशिप से नहीं। एज ए डायरेक्टर आप एक आउटसाइडर हो, और आउटसाइडर को मेमोरेंडम आर्टिकल में कोई राइट्स नहीं मिलते, तो हम बिल्कुल आपको निकाल सकते हैं। सेक्शन नंबर 12, every company must have a registered office. A company may have several offices, but one of them will be designated as registered office. Why should a company have registered office? Because इससे हमें पता चलेगा वो कंपनी का लीगल जुरिस्डिक्शन क्या है, केस कौन सी अदालत में होगा, ठीक है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस अगर कोलकाता में है तो एनसीएलटी कोलकाता में केस होगा। नंबर 2, कंपनी अपने रजिस्टर्स, मिनट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहीं रखेगा। नंबर 3, सरकार कंपनी को नोटिस उसी एड्रेस पे भेजेगा। आपको अपने एड्रेस का एक प्रूफ आरओसी में जमा करना पड़ता है। किस फॉर्म में? कौन बता सकता है? क्या बुड़ जोर से बोलो। एक तरीका है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे स्पाइस प्लस, नहीं तो अगले 30 दिन के अंदर आईएनसी में एड्रेस प्रूफ जमा करो। एड्रेस वेरिफिकेशन मतलब एड्रेस प्रूफ। अच्छा, मैं एक मनुष्य हूं सिद्धार्थ, मेरा एड्रेस प्रूफ क्या है? क्या क्या हो सकता है? बोलो, हाथ उठाओ। आधार कार्ड, ये लड़की बोली आधार कार्ड बोली। आधार कार्ड मेरा एड्रेस प्रूफ है कि नहीं है? है। एड्रेस प्रूफ को बोलते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन। और कुछ बोलो। बिजली बिल, बिजली बिल, बिजली बिल ये बोल रहा है, ये भी सही है एकदम, ठीक है। और कुछ? पासपोर्ट, ठीक है। हाँ, वोटर आईडी कार्ड भी है मेरे पास, वोटर कार्ड।
टेलीफोन अगर वो लैंडलाइन वाला बिल आता है, टेलीफोन बिल एयरटेल का जिसका भी आता है वो भी चलेगा, टेलीफोन बिल। रेंट एग्रीमेंट, अब और एक पॉइंट है इससे मिलता जुलता, बोलो। रेंट एग्रीमेंट तब होता है जब रेंटल हो प्रॉपर्टी, और ओनरशिप हो तो कन्वेयंस डीड। प्रॉपर्टी का जो कन्वेयंस डीड होता है, ओनरशिप का प्रमाण, वो भी चलेगा। एनीथिंग एल्स? क्या पैन कार्ड चलेगा मेरा? हाँ ना, हाथ उठाओ, बोलो। पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता तो नहीं चलेगा। पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता तो पैन कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एड्रेस वेरिफिकेशन। एक कंपनी क्या क्या जमा करेगी? कंपनी का तो आधार कार्ड, तो कंपनी क्या क्या जमा करेगी? 4 ऑप्शन है। नंबर 1, अंडरलाइन को पढ़ो, मतलब ऊपर क्या लिखा है मैंने, चलेगा। नंबर 2, रेंट एग्रीमेंट अलोंग विथ रेंट रिसिट। कितना पुराना रेंट रिसिट चलेगा? मतलब मैक्सिमम 1 महीना पुराना रेंट, मतलब लेटेस्ट ताजा चाहिए। थर्ड, अगर दूसरे की जगह में ऑफिस खोला हूं तो उसका ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, और रेंटल में भी चाहिए होता है ऑथराइजेशन लेटर, ओके। और चौथा, यूटिलिटी बिल, मतलब बिजली, पानी, टेलीफोन बिल वगैरह, नॉट ओल्डर देन, याद रहेगा MCQS पे, ओके। यहां तक क्लियर है? अगर कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है तो आने वाले 2 साल तक ब्रैकेट में पुराना नाम, OPC को अपना नाम लास्ट में कैसे लिखता है? प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में OPC। जब भी एड्रेस चेंज करोगे ROC को बताओगे INC 22 में विदिन 30 डेज ऑफ एक्चुअल शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस। अगर लोकल लिमिट के अंदर चेंज कर रहे हो तो BR, लोकल लिमिट के बाहर शहर चेंज कर रहे हो तो SR। पेनल्टी, वो तो पेनल्टी चार्ट बाद में याद करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर ऑफिस झूठा दिया है, वहां पे कोई आपके ऑफिस नहीं है, ROC ने जांच किया, पता चला कुछ नहीं है, तो ROC कंपनी का क्या करेगा? स्ट्राइक ऑफ का सेक्शन 200 एंड, कल भी आया था ना ये। अब ये सब क्या है? समरी चार्ट्स। मैं तुम लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं। यहां ये ऊपर में जो 3 डब्बे हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो नहीं, रेड, ब्लू, ग्रीन पढ़ो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अब जब पूछूंगा तो बे नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा अच्छे से जवाब देना, फिर सन्नाटा मत करना कि नहीं आता मेरे को। हेमंत, लास्ट के लिए बचा के रखो ना, क्यों मतलब करना है तुमको? रेड हो गया? ओके, ठीक है। हाफ एन आवर के अंदर मैंने मेमोरेंडम आर्टिकल्स पूरा एक बार काफ़ी हद तक समझा दिया, एक रिदम मोमेंटम तो आ चुका है। अब लर्न करने पे फोकस होना चाहिए। प्लीज़ टेल मी, 6 क्लॉजेज में सबके सब चेंज होते हैं क्या? कौन सा ऐसा क्लॉज है जो चेंज नहीं होता है? एसोसिएशन सबसे चेंज नहीं होता है। लायबिलिटी क्लॉज चेंज होता है पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कैपिटल क्लॉज चेंज होता है पर वो सेक्शन 61 में, अब तो 61, 66 आता है। इस चैप्टर में कौन कौन सा चेंज होता है? नसो, नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, बस यही चेंज होता है। करेक्ट है? ठीक है। टिप्स फॉर मेमोरी, कोई भी क्लॉज को आप चेंज करोगे तो 2-3 बातें। नंबर 1, कोई अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर का,
हो सकता है तुम्हारे अप्रूवल के अलावा किसी हायर अथॉरिटी का अप्रूवल भी लगे यार। फाइनली देयर मस्ट बी सम फॉर्म्स विच आर फाइल्ड विद आरओसी। अब इधर एक बार फॉर्म नंबर, नाम चेंज करने के लिए कौन से फॉर्म होते हैं, ढंग से देखो, ढंग से देखो। 24, 25। सिचुएशन चेंज करने के लिए 22, 23। एडवर्टाइजमेंट का बोलो, कन्वर्जन का बोलो। 28 किस लिए होता है सर? बड़े देवता का ऑर्डर छोटे देवता के पास जमा करना है, यानी एनसीएलटी आरडी का ऑर्डर आरओसी में जमा करना, उसके लिए 28 है। गुड। अब ये वाला समरी अपने को अभी नहीं चाहिए, मैं लाइन बाय लाइन जाऊंगा। सबसे पहले मैं नेम पढ़ाऊंगा, पेज ये रहा। कम टू पेज 13, एक बार लाइन से एकदम पढ़ेंगे। कम टू पेज 13। 13 में ऊपर क्या लिखा है बोलो सर? सेक्शन नंबर 13, चेंज ऑफ नेम। एक कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है। मैंने ब्लू कलर में हाथ से क्या लिखा है, मेरे को ना देखो, बोर्ड को देखो, एकदम बढ़िया से यहाँ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट। एक पुरानी कंपनी नाम चेंज करना चाहती है, बताइए स्टेप नंबर 1। भाई नाम चेंज करने के लिए जो नया नाम सोच रहे हो रिजर्व करो। कौन सा ऐप है? रन ऐप है। कितने दिन के लिए नाम रिजर्व होगा? वेरी गुड। स्टेप नंबर 2 बोलो, पास एसआर। वेरी गुड। नंबर 3, टेक अप्रूवल ऑफ सीजी। बोल रहे ना सबको ही, टेक अप्रूवल ऑफ सीजी के पास कौन सा फॉर्म जमा करोगे अप्रूवल के लिए? INC 24। अच्छा, नाम में अगर प्राइवेट वर्ड डालना या हटाना है तो उसके लिए सीजी का अप्रूवल करेक्ट है। सीजी का अप्रूवल आगे आरओसी में जमा करेंगे। आरओसी अपने को क्या देगा? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फॉर्म नंबर बोलो, INC 11 या 25? हाँ, आपकी बात 25। अब आने वाले 2 साल तक नए नाम के ब्रैकेट में नीचे लास्ट पॉइंट, what is the effective date of name change? Is it the date of SR or is it the date of CG approval? हाँ, तुम लोग अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हैं? एक आवाज आने के बाद मल्टीपल आवाज क्यों आ रहा है मेरे को? मतलब मैं बोला व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ नेम चेंज, मतलब किस दिन से माना जाएगा आपका नाम पलटी हो गया? डेट ऑफ SR की डेट ऑफ CG अप्रूवल? डेट ऑफ SR की डेट ऑफ CG अप्रूवल। हाथ उठाओ, बोलो। हाँ, पीछे बोलो हाथ। जिस दिन न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला वो डेट है। ये देखो लिखा हुआ भी व्हाइट कलर में, पढ़ो। इफेक्टिव डेट ऑफ नेम चेंज, ना डेट ऑफ SR ना डेट ऑफ CG अप्रूवल। वो हीरो जो है ना छोटा वाला ROC, उसने जिस दिन आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया उस पर एक डेट छपा होगा, वो डेट से आपका नेम चेंज हो गया। क्लियर है ना? तुम लोग बोर्ड देख रहे हो ना, ये स्टार, ये मार्किंग, ये हाइलाइटर, ये सजाने के लिए नहीं है ना, अब तो ये रिवीजन के लिए। तो अब देख रहे हो कि नहीं? डोंट फील लॉस्ट कि मेरे को याद नहीं आ रहा है। अबे याद नहीं आ रहा तभी तो तुम रिवाइज कराने मेरे पास आया है ना, ठीक है? रिवीजन क्लास का मकसद ये थोड़ा ना कि तुम पहले से घर से पूरा चार्ट किया आएगा और मेरे साथ यहाँ पे हुंकारा लगाएगा जय माता दी। रिवीजन का मतलब क्या है कि भाई हम भूल गए हैं, तो क्लास इसलिए कर रहे हैं कि एक बार आप रिवाइज करा के ताजा कर दो। तो ऑब्वियस ही बात है कि तुमको याद नहीं आ रहा होगा, पर कम से कम तुम बोल के तो याद करो। तुम ऐसे तो सोच के यहाँ पे तो फोकस करके हाईलाइटर देखो याद करो, नहीं तो फायदा क्या हो रहा? फिर फायदा तभी है ना जब तुम मेरे साथ साथ पूरा पार्टिसिपेट करके याद करके निकले यहाँ से। मेरे को तो मेरा आधा टाइम नहीं तो समझाने में निकल जाएगा पूरा का पूरा बैठ के। नेम चेंज क्लियर है अपने को? नाउ कैन वी टॉक अबाउट द चेंज ऑफ एड्रेस? यस, यू ऑल कम बैक टू पेज 11। ठीक है, एकदम दिमाग तेज रखो, सुनो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं। एमसीक्यू तुमको पास करने के लिए डाला है, तुमको पास करने के लिए डाला है, ठीक है? इतना हार्ड एमसीक्यू देगा सोचते रह जाओगे। एमसीक्यू में कौन सा एक लाइन किस सेक्शन के भीतर में कोना में घुसा हुआ तो उठा के दे देंगे वो लोग, बोला था कि नहीं मैं? तो तुमको सब तरह से पढ़ना है, एकदम शार्प रहना पड़ेगा पढ़ते हो याद करते हो। माइंड एकदम लाइक हाई ऑर्बिट में होना चाहिए, ठीक है? रिविजन का पर्पस री एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बैठ के मैं वापस एक्सप्लेन करूँ टाइम पास। रिवीजन का मकसद क्या है कि तुम यहाँ पे रिवाइज लर्न करके निकल रहे हैं बाहर। जब यहाँ से बाहर निकलो तो जो भी मैंने पढ़ा है वो याद होना चाहिए। तो एकदम माइंड तेज रखो, ठीक है?
सिचुएशन, चेंज ऑफ एड्रेस। सर इसमें कितने केसेस होते हैं? 4। पहला केस विद इन द सिटी, मतलब जिस शहर में उसी शहर में रहे, जयपुर से जयपुर में ही शिफ्ट कर रहे हैं, जयपुर में ही एक जगह से दूसरी जगह, तो जयपुर टू जयपुर। दूसरा क्या? आउटसाइड द सिटी, जयपुर टू जोधपुर, ठीक है। तीसरा सिचुएशन क्या? चेंज ऑफ आरओसी। वो सर 2 ही जगह होता है, तमिलनाडु वहाँ पे 2 आरओसी है। जैसे महाराष्ट्र में आप मुंबई आरओसी से पुणे या पुणे से मुंबई, तमिलनाडु में चेन्नई से कोयम्बटूर या कोयम्बटूर से चेन्नई। तो क्या करना पड़ेगा? एंड लास्ट है स्टेट चेंज हो रहा है। अब देखो बाकी सब जगह तो सेक्शन नंबर 12 है ही, क्योंकि रजिस्टर ऑफिस का सेक्शन नंबर 12 होता है। लेकिन ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम कब होगा? जब स्टेट चेंज हो। तो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का सेक्शन नंबर होता है 13। तो गौर से देखो सेक्शन 13 सिर्फ लास्ट में लिखा होगा, दिख रहा है कि नहीं सबको? मिला तो 4th कॉलम में सेक्शन नंबर 13। अच्छा, जब विद इन द शहर चेंज करते तो मेंबर से पूछने की जरूरत सिर्फ, लेकिन बाकी 3 केसेस में क्या पास होगा? एसआर, ठीक है। शुरू के 2 केस में आरडी का सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, लेकिन जब तमिलनाडु के या महाराष्ट्र में आरओसी चेंज होता है या स्टेट ही चेंज होता है तब आपको अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी। फॉर्म नंबर INC 22 सब जगह आएगा। वैसे तो इन 3 केसेस में हर जगह MGD 14 भी आएगा बिकॉज एसआर है, पर उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आरडी वगैरह से अप्रूवल लोगे तो उसके लिए अप्रूवल मांगने के लिए कोई फॉर्म होना चाहिए कि नहीं? 23, ठीक है। तो इधर देखो 22 नंबर क्या है? एड्रेस चेंज का फॉर्म। 23 नंबर क्या है? आरडी से अप्रूवल का फॉर्म। 28 नंबर क्या है? आरडी का अप्रूवल आरओसी में जमा करना है। जब स्टेट चेंज हो रहा है तब ये 3 फॉर्म तो रहेंगे, पर एक स्टार और है, हल्ला मचाना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो बता दो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एडवर्टाइजमेंट वाला स्टेप क्रॉस 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 टिक सिर्फ लास्ट में होता है, ठीक है। ये डन है, ओके। अब मेरे सामने सबसे पहले है चेंज ऑफ आरओसी। कहां से कहां जा रहे हो? ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, यहाँ बगल में क्या लिखा है? यानी ये वाला स्टेप्स यहां से नहीं, कहां से पढ़ना है? देखो तुम लोग बोर्ड पे देख लो, ऊपर हेडिंग क्या है येलो कलर में? चेंज ऑफ आरओसी विद इन द सेम स्टेट। सबसे पहले एसआर पास करो, 30 दिन में एमजीडी 14 जमा करो। INC 22 नहीं, INC 22 30 डेज ऑफ एसआर में जमा नहीं होता, बल्कि 30 डेज ऑफ एक्चुअल शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस में जमा होता है, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं लिखा हुआ? ठीक है। एसआर अलग है, ये वाला अलग है। पहले एसआर पास करो। अब हमें कहीं नहीं बोला कि एसआर की कितने दिन बाद आरडी को अप्लाई करना है, नहीं तो मैं उसको इसी डायग्राम में बनाता, वो अलग है अपना। एसआर पास करने के बाद आप किसको अप्लाई करोगे? आरडी को। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टाइम लिमिट बहुत आसान है, 2 ही टाइम लिमिट दिख रहा है, 30 डेज और आरडी अप्रूवल देने में कितना टाइम लगाएगा? 30 डेज। और आरडी का अप्रूवल हम आरओसी में कितने दिन में जमा करेंगे? 60 डेज। दिस इज वियर्ड नो? बल्कि आरडी को ज़्यादा समय लगना चाहिए था, पर ये ऐसा है और इसीलिए इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु महाराष्ट्र वाले केस में आरडी का अप्रूवल आप आरओसी में कितने दिन में जमा करते हो? 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज। स्टूडेंट मन से मारेगा तुक्का, 15 या 30। आंसर क्या है? 60, ठीक है। अच्छा, आरडी के पास आप अप्रूवल के लिए फॉर्म कौन सा दोगे? INC 23। साथ में आपको ये सब अटैच करना पड़ेगा। क्या क्या? नंबर 1 कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, BR, SR। पढ़ो, अपने पढ़ो। चिंता किसकी है गवर्नमेंट को? क्रेडिटर्स की और मजदूरों की। तो मजदूरों को आपने मुआवजा दिया है या फिर उनकी नौकरी रखी है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्रेडिटर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे भी आपने NOC ले लिया है, नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, वो भी अफेक्टेड नहीं हुए हैं। तो नंबर 2 नो डिफॉल्ट इन पेमेंट टू वर्कर्स। नंबर 5 एम्प्लॉयज़ को कोई चोट नहीं पहुंचा। नंबर 3 क्रेडिटर से NOC ले लो, चिंता खत्म। 4 नंबर।
तुम पुणे से मुंबई जा रहे हो, कसम खा के जाओ कि तुम्हारे खिलाफ जो भी लीगल केसेस पुणे वाले कोर्ट्स में चल रहे हैं वो वहीं पे चलते हैं, तुम उनको मुंबई की अदालत में शिफ्ट नहीं करोगे। तुम्हारे जितने पेंडिंग लीगल केस है वो ओल्ड जुरिस्डिक्शन में ही चलते रहेंगे। 30 दिन के अंदर आरडी क्या दे देगा, अप्रूवल। 60 दिन के अंदर फाइल विद आरओसी। डन है। हेडिंग को पढ़ो। नंबर 1 अप्रूवल फ्रॉम आरडी, नंबर 2 अप्रूवल और रिजेक्शन फ्रॉम आरडी, नंबर 3 फाइलिंग आरडीज ऑर्डर विद आरओसी। पेज 14। अब सर क्या चेंज हो रहा है, स्टेट, ठीक है, स्टेट ही चेंज हो रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक कंपनी थी, वो लोग न्यू दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्या है, स्टेट। न्यू दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी। स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी शिफ्ट हो रहा है, यही टॉपिक लगेगा ना। तो उत्तर प्रदेश की एक कंपनी है, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ की एक कंपनी जिसका रजिस्टर ऑफिस लखनऊ में है, दे आर शिफ्टिंग टू न्यू दिल्ली, फ्रॉम यूपी टू न्यू दिल्ली, फ्रॉम स्टेट टू यूनियन टेरिटरी। यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। बड़ी बात है, ठीक है। अंदर जाने के पहले थोड़ा मोटा मोटा सोचो। मैंने भी मेमोरी टिप्स बताए थे, अपने आप सोचो, मतलब मत पढ़ो, छोड़ दो, अपने आप सोचो। इतना बड़ा बात हो रहा है, तुम स्टेट चेंज कर रहे हो, क्या क्या होना चाहिए। सर सबसे पहले अपने सगे लोगों का अप्रूवल चाहिए कि नहीं, आप सबका। कौन सा, ओआर की एसआर, एसआर। नंबर 2 स्टेट चेंज हो रहा है, ऊपर वाले से पूछूंगा कि नहीं, आरडी पूछूंगा, आरडी से पूछूंगा, ठीक है। अच्छा फॉर्म नंबर्स तो होंगे सर, है ना, 22, 23, 26, 28, बहुत सारे हैं। अच्छा क्या यहाँ ढिंडोरा पीटना पड़ेगा, यस सर, ताकि सबसे ऑब्जेक्शन मंगा सके, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ढिंडोरा मीन्स एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर फॉर मासेस and for the important people like ROC, RD, SEBI, creditors, I must send them notices कि भाई मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्लियर है क्या नहीं है। ये मोटे मोटे स्टेप्स हैं, अब इसी का पूरा प्रोसीजर अपने को पढ़ना है, ठीक है। पता है दिक्कत कहाँ पे आती है, तुमको टाइमलाइन याद नहीं है। सर कितने दिन में कौन सा करना है वो याद नहीं आ रहा, तो वो तो मालूम मेरे को, वो याद रहेगा भी नहीं, वो तो पढ़ के तुरंत याद आने वाली चीज़ है। डायग्राम देखो, ऊपर येलो कलर में क्या लिखा है, क्योंकि जब आप स्टेट या यूनियन टेरिटरी चेंज करते हो तो आपका मेमोरेंडम चेंज होता है कि नहीं होता है, तो सेक्शन 13 लगेगा। अच्छा एसआर पास करो, एमजीडी 14 जमा करो। आईएनसी 22 जमा कब होता है, जब एक्चुअल शिफ्ट कर लेते हो उसके 30 दिन के बाद आईएनसी 22 जमा होता है, क्योंकि आईएनसी 22 का मकसद है एड्रेस प्रूफ देना, तो एक्चुअल शिफ्ट करोगे तभी तो एड्रेस प्रूफ हाथ में आएगा। अब यहाँ पे सीक्वेंस देखो, पहले आरडी के पास एप्लीकेशन जा रहा है कि पहले ढिंडोरा। आई वॉन्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग। पिछले रिवीजन क्लास में मैंने आप लोगों को सेक्शन 8 कंपनी पढ़ाया था। सेक्शन 8 कंपनी में भी एडवर्टाइजमेंट था, पर वहाँ एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जमा करने के बाद होता है, और आज मैं पढ़ा रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जमा करने के पहले होता है। पहले एडवर्टाइजमेंट करो ढिंडोरा और फिर फॉर्म जमा करो, ठीक है। तो ढिंडोरा करो, एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, नोटिस टू डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर, नोटिस टू आरओसी सेबी। इन लोगों को आप मौका दो कि आप लोग अपना ऑब्जेक्शन जमा कर सकते हैं हमारे पास विद इन नेक्स्ट 30 डेज। 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। अब आरडी के पास एप्लीकेशन डालो, आईएनसी, और दुनिया भर का अटैचमेंट जाएगा। आईएनसी 23 के साथ क्या क्या अटैचमेंट है, रीड। क्या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन जमा कर रहे हैं, क्या उस ऑब्जेक्शन का समाधान हमने कैसे किया जमा कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स जमा कर रहे हैं, कसम खा के बोल रहे हैं कि लिस्ट एक्यूरेट बनी है, ठीक है। रेजोल्यूशन तो जमा हो गई, वो तो सबको मालूम है। अच्छा वर्कर एम्प्लॉय के लिए कुछ है क्या, हाँ, कि उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ है, दे आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। ऊपर करें। अब मामला यहाँ पर है, हमने एप्लीकेशन डाला, अगर कोई ऑब्जेक्शन था ही नहीं किसी को भी तो 15 दिन में तथास्तु।
लेकिन अगर ऑब्जेक्शन था तो फिर 60 दिन का समय लगेगा। 60 दिन के अंदर हेयरिंग होगा। हेयरिंग में अगर ऑब्जेक्शन करने वालों और कंपनी के बीच में कंसेंसस हो गया तो अप्रूवल, ठीक है। और अगर कंसेंसस नहीं हो पाया बट देयर इज अ प्लान कि हम लोग आने वाले कुछ महीने के अंदर कंसेंसस कर लेंगे तो भी अप्रूवल मिल जाएगा। अब ना ये ना वो तो अप्रूवल आ गया। आरडी का अप्रूवल, आरडी का अप्रूवल आने के बाद 30 दिन के अंदर बता दो छोटे देवता को, किसको, ROC। क्लियर है ये क्या था, स्टेट चेंज या यूटी चेंज? नसो एन और एस हो गया तो अभी क्या है मेरे सामने, ओ ऑब्जेक्ट चेंज। सबसे इजी कौन सा है, ऑब्जेक्ट चेंज। आपकी कंपनी, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। आपको आरडी एनसीएलटी किससे पूछने की जरूरत, आप मतलब यू मीन्स मेंबर्स, क्या पास होगा, एसआर। इनफैक्ट इसके लिए कोई अलग से फॉर्म भी नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं होता उसका। तो आपको दो काम करने हैं, नो नीड ऑफ आस्किंग पापा, ठीक है। अब चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट को उसी को पकड़ के देखो 6 पॉइंट में घसीट दिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इलीगल धंधा नहीं करना। नंबर 5 अगर बिना इसको चेंज किए नया धंधा किए तो वो क्या हो जाएगा। अच्छा आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे ऐसे भी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में वन ऑफ द की बिजनेस स्ट्रैटेजीज इज डाइवर्सिफिकेशन, मतलब स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ये होता ही है, समय के साथ तो नए नए बिजनेस में आप जाओगे ना, पुराने से हटोगे नए में जाओगे या पुराना भी रखोगे और नया भी और करोगे, है ना। तो नया बिजनेसेस में जब भी कोई कंपनी जाता है तो उसको अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ता है कि नहीं। कौन सा सेक्शन फॉलो होता है, यही सेक्शन है 13, ठीक है। क्या पास करना है, एसआर, और क्या जमा करना है। कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या। तो धंधा डाइवर्सिफाई करना बहुत आसान है। कोई भी कंपनी अपना बिजनेस चेंज करना चाहती है तो लीगली इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस। बम्बू तो नया धंधा चालू करना है, लीगल प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा ये NSO मैंने पढ़ाया है। अब मैं ये अचानक से देखो एक टॉपिक आ गया प्रोस्पेक्टस में चेंज वेरिएशन, ये बड़ी टॉपिक थी, सेक्शन नंबर 27, क्योंकि यहाँ पर हम एक्चुअली अपना टाइप ऑफ बिजनेस या हम अपना प्रोस्पेक्टस बदल रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टस का चैप्टर तो अलग है ना, तो सेक्शन भी वहीं से आएगा गोद लेके, सेक्शन का नंबर। प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में सेक्शंस का रेंज क्या होता है, 23 से लेके 42, तो 27 उसी में आता है। इसके बगल में मैंने क्या लिखा है, कॉपी, तो कॉपी में आता है। देखो इधर, जब भी चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आंख खोल के देखना कि चेंज मेमोरेंडम में करना है कि प्रोस्पेक्टस में। अगर मेमोरेंडम में करना है तब तो क्वाइट इजी, अगर प्रोस्पेक्टस में करना है तो सेक्शन 27 फॉलो करना है, ठीक है। ये देखो इधर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, बोर्ड पे डायग्राम है, देखो बताओ। कंपनी ने IPO लाया था, प्रोस्पेक्टस बांटा था, कितने रुपए रेस किए, किस लिए, प्रोजेक्ट P1। प्रोजेक्ट P1 में खर्च कितने हो गए, अब 300 हमारे पास क्या पड़ा है, आइडल। वी वांट टू डाइवर्ट इट टू प्रोजेक्ट 2। वेट, प्रोजेक्ट 2 जो हम करना चाहते हैं अगर वो हमारे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट क्लॉज में है तब तो मेमोरेंडम चेंज करने की जरूरत। लेकिन प्रोजेक्ट 2 जो आप करना चाहते हो अगर वो एक नया धंधा है तब आपको अपना मेमोरेंडम भी चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तब सेक्शन 13 लगेगा कि नहीं, SR पास होगा, MGT 14 जमा होगा। ओके, अगर आप पैसा डाइवर्ट करके एक दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीड। कंपनी अपने मेंबर्स से अप्रूवल लेगा कि नहीं, कौन सा अप्रूवल ऑप्शन दे रहा हूं, OR, SR, OR बाई पोस्टल बैलेट, SR बाई पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट बोलो ना तुम लोग, ठीक है। कंपनी 3 हरकत करेगी, उसको बोलते हैं नाउ, NAW, N से, A से, W से, करेक्ट बोला मैं। अच्छा
ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सेक्शन 27, ये इनकॉर्पोरेशन मेमोरेंडम के रेंज में आता है कि प्रोस्पेक्टस में? तो फॉर्म आईएनसी होगा कि पास होगा? पास का फुल फॉर्म प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटीज पास 1, ब्रैकेट में 3 बार क्या लिखा है? पास 1 पास 1 पास 1। ठीक है, तो एक तो आप लोगों का अप्रूवल चाहिए, पर एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है कि जो रोदड़ू लोग हैं, रोदड़ू बोले तो डिसेंटिंग मेंबर्स, उनको कंपनी के प्रमोटर्स एक एग्जिट ऑप्शन देंगे कि अगर आपको नहीं सुहारा तो आप निकल सकते हो, आपका शेयर हम लोग खरीद लेंगे एट अ गुड वैल्यू। तो प्राइस अदालत बताएगी, ठीक है, एनसीएलटी, और फिर आप खरीद लो इनका शेयर्स। ये देखो, प्रमोटर्स और बड़े शेयर होल्डर्स, उस साइड में कौन लिखा है? डिसेंटिंग मेंबर्स से उनका शेयर्स खरीद सकते हैं। दे विल बी गिवन एन एग्जिट ऑप्शन, या फिर लाल रंग पढ़ो, एग्जिट ऑप्शन या फिर, अच्छा, वन ऑफ द डिसेंटिंग मेंबर है, वो बोला मेरा डिसेंट तो है पर मैं जाना नहीं चाहता, मैं अपना शेयर बेचना नहीं चाहता, चलेगा? हाँ चलेगा, इट्स एन ऑप्शन। नो, अरे भाई एग्जिट ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने सपोज एक लड़के को बोला, ठीक है, तुम चाहो तो जा सकते हो यहाँ से, मैं बोला तुम चाहो तो जा सकते हो, ये ऑप्शन है कि मैंडेटरी है? ऑप्शन है। लेकिन एक को मैंने बोला निकल जाओ, मुंह नहीं देखना तुम्हारा, ये ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये तो ऑप्शन है ना, डिसेंटिंग मेंबर मान भी सकता है, नहीं भी, मतलब वो चाहे तो बेच के निकल लो, नहीं तो पड़े रहो यहीं पे, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं? सेक्शन 27 ये डन है अपना। ये लाइन पढ़ो, स्टार। आईपीओ से जो पैसा उठाए थे प्रोजेक्ट P1 के लिए, क्या वो पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं क्या? पढ़ो, कैन नॉट यूज अनयूटिलाइज्ड इशू प्रोसीड्स फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनीज। सही है, अपना नसो हो चुका है, नेम हो गया, सिचुएशन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है मेरे सामने? ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स को चेंज करना बहुत आसान है। नॉर्मल रेगुलेशन को चेंज करोगे तो, और एंट्रेंचमेंट को चेंज करोगे तो, और उसको बता दो आरओसी को कौन सा फॉर्म, 30 दिन में कि 15 दिन में? 15 दिन में। क्लियर है ये? ठीक है। आप आर्टिकल्स में कोई भी चेंज करोगे, इट विल बी डीम्ड कि एज इफ वो ओरिजिनल टाइम से ही चेंज हो चुका है। बैकडेट इफेक्ट बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आज अगर कोई चेंज करोगे माना जाएगा ओरिजिनल से ऐसा ही चलते जा रहा है चेंज, ठीक है। तो चेंज आज करो, बट इट विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द इनिशियल ओरिजिनल इनकॉर्पोरेशन डेट। नंबर 1, ऑल्ट्रेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। नंबर 2, ऑल्ट्रेशन टू इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ कंपनी। अब कन्वर्जन ऑफ कंपनी अगर करना है तो खाली एसआर से काम, सपोज आप पब्लिक को प्राइवेट बना रहे हो तो आपको एसआर के साथ सीजी का अप्रूवल भी चाहिए, वो तो कन्वर्जन चैप्टर में आएगा ही। ऑल्ट्रेशन के लिए फॉर्म कौन सा जमा होगा? एमजीडी 14, कितने दिन में? 15 दिन में। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, द चेंज विल बी इफेक्टिव एज इफ इट हैपेंड इन द ओरिजिनल आर्टिकल्स। ये वाली पॉइंट जो ये सेक्शन 14 की नहीं है तो सेक्शन 15 की है। मेमोरेंडम और आर्टिकल में आप जो भी चेंज करोगे, आपको अपने मेमोरेंडम आर्टिकल की जितने भी कॉपीज पड़े हुए हैं सबको ऑल्टर करना है। अगर आपने किसी भी मेंबर या किसी भी व्यक्ति को अपना पुराना वाला मेमोरेंडम आर्टिकल गलती से दे दिया, नया वाला नहीं दिया, तो पेनल्टी कितनी है? 1000 रुपया फॉर एवरी कॉपी इशूड, ठीक है। अच्छा, छाप के हमने हमारे पास बहुत सारे पुराने रखे हुए हैं, उस पर पेनल्टी नहीं है। हमने इशू करते वक्त पुराना दे दिया, पेनल्टी है 1000 रुपया फॉर एवरी कॉपी, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 16 क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। मतलब हम चेंज करना चाहते हैं कि सीजी का फरमान आया है, सीजी का फरमान आया है। देखो, सीजी मतलब आरडी ने आपको ऑर्डर किया कि नाम चेंज करो, आइडेंटिकल वगैरह है, तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा कितने महीने के अंदर? क्या पास करना पड़ेगा? एसआर की ओआर? हम चेंज करें तो एसआर, वो हमें बोले चेंज करने तो ओआर। अच्छा, हमको वो नाम चेंज करने क्यों बोलेगा? 2 केसेस है। ऑरेंज कलर, हमारा नाम किसी दूसरी कंपनी के साथ आइडेंटिकल या सिमिलर है। पॉइंट नंबर 2, हमारा नाम किसी के ट्रेडमार्क के साथ सिमिलर है, ठीक है।
तो वो ट्रेडमार्क का जो ओनर है ना, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केस कर दिया है विदिन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो नाम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रेडमार्क का ओनर अगर मेरे इनकॉर्पोरेशन के 3 साल के बाद केस करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास नहीं करेगी, ठीक है ना। ट्रेडमार्क याद है तो, ट्रेडमार्क इज डिफरेंट फ्रॉम द नेम ऑफ अ कंपनी। जैसे सिद्धार्थ अग्रवाल क्लासेस नाम से कोई कंपनी नहीं है, पर सिद्धार्थ अग्रवाल क्लासेस नाम से ट्रेडमार्क है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम में ये लगाना चाहेगा तो उसको मेरा रिटन परमिशन चाहिए, बिना मेरे परमिशन के अपने नाम में सिद्धार्थ अग्रवाल। अच्छा, मेरे नाम के और भी व्यक्ति हिंदुस्तान में हो सकते हैं कि नहीं? होंगे यार, हो ही सकते हैं ही, पर वो अपना नाम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये नाम का मेरा क्या कराया हुआ है? ट्रेडमार्क, ठीक है। अरे बहुत सारे लोगों का नाम क्या करा लेते हैं? ट्रेडमार्क वगैरह कराते हैं। ट्रेडमार्क वगैरह थोड़ा जेन्युइन होता है, लीगल प्रोसेस से होता है। सबसे गंदी हरकत है जिस पे अभी तक भारत में कोई तगड़ा कानून नहीं है, वो है डोमेन बुकिंग। डोमेन बुकिंग मतलब वेबसाइट का जो डोमेन होता है ना, नाम वगैरह लोग बुक करके बैठे हुए हैं, भयंकर भयंकर, जो सोचोगे सब, और उस पर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि मैं बता देता हूँ, खास तौर पे बुक करने वाले मैक्सिमम लोग फॉरेनर है, तो उनको रोकेंगे कैसे? आपने कोई एक अच्छा नाम सोचा वेबसाइट का, वो पहले से कोई गोरा बुक करके रखा है और बोलेगा इतना $1 दो तब नाम छोड़ेंगे, तब तुम रख पाओगे। समझ रहे हो? इतनी बदमाशी है, ठीक है। वो लेंस कार्ट का जो ओनर है ना, पीयूष बंसल, उसने खुद बोला है कि उसने बहुत सारे डोमेन ने बुक कर रखे हैं जिसके नाम में कार्ट है। लेंस कार्ट है ना, LENKRT, तो उसने बहुत सारे नाम बना बना के कार्ट के डोमेन बुक कर रखे हैं। कितना शैतान है, उसने बोला हम सब बुक करके बैठे हैं। तो अब होता क्या है ना, ये मतलब ये भी एक अच्छा धंधा है कि तुम भी बहुत सारे डोमेन बुक करके बैठ जाओ, जो मतलब इट्स ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस, ठीक है। मैक्सिमम तो तुम जितना भी बढ़िया नाम सोचोगे वो ऑलरेडी कोई ले रखा है, लेकिन फिर भी तुमने कुछ और सोच लिया, बहुत अच्छी बात है। डोमेन बुक कर दो, 250 रुपया से 1000 रुपये के बीच में लगेगा और कुछ नहीं। और फिर वेट करो कि भविष्य में किसी को वो नाम चाहिए क्या, जब भी चाहिएगा वो तुमको कॉन्टैक्ट करेगा, तुम भी छापना, तुम भी मांगना अच्छा खासा पैसा। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरह का चीज़ होता है। लोग बैठे रहते हैं ताक में, लोग बैठे रहते हैं ताक में। मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? पूरा बोलो। मनीषा चौधरी, ठीक है। सपोज कल को मान लो ये भविष्य की होने वाली टीचर है, ओके। तो इसकी वेबसाइट का नाम क्या होगा? मनीषा चौधरी classes.com। तुम आज ही बुक करके बैठ जाओ, तो ये 250 रुपया लगेगा तुम्हारा, क्योंकि ये तो अभी तो ये टीचर बनी नहीं ना, 250 रुपया लगेगा, बुक कर बैठ जाओ। अब एक दिन ये जिस दिन टीचर बनेगी, ये स्थापित होगी, ये वेबसाइट खोलेगी, ये देखेगी इसका नाम तो कोई और लेके बैठ गया, और फिर या तो वो तुमको पैसा दे के खरीदेगी नाम, नहीं तो फिर वो अपना कुछ और चेंज करेगी बेचारी, ठीक है। चौधरी का स्पेलिंग चेंज करेगी, कुछ तो करना पड़ेगा उसको। समझ रहे हो? ये ऐसा होता है, एंड यू कांट हेल्प इट। तो डोमेन नेम पे अभी तक कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, भविष्य का देखा जाएगा, भविष्य में तो आ ही जाएगा। ट्रेडमार्क्स वगैरह पे है, ट्रेडमार्क प्रॉपर लीगल प्रोसेस से रजिस्टर करना पड़ता है। और ट्रेडमार्क में ऐसा नहीं होता कि मेरे मन में जो जो आया मैं सोच के, वैसा नहीं होता। ट्रेडमार्क में आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप इस नाम से धंधा कर रहे हो, प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। जैसे अब मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है, मैं इस नाम से काम कर रहा हूँ कि नहीं, तो मैं ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सोचूंगा कि मैं और सबके नाम का भी बना के ट्रेडमार्क करा लूँ, वो होने वाला है नहीं, वो एप्लीकेशन अप्रूव ही नहीं होगा, तो ये जेन्युइन है। तो ट्रेडमार्क का ओनर अगर केस करना चाहे तो कितने दिन के अंदर कर सकता है? 3 साल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, 3 साल बीत गए, अब क्या होगा? मैंने बताया था, मान लो कि एक नया कंपनी खोला है और ट्रेडमार्क से मैच करता है, तो नया कंपनी किसी को पता भी नहीं था, 3 साल बीत गए, अब पता चल रहा है कि अरे बाप रे, तो नाम सेम कर लिया, अब क्या होगा? यस, वो कंपनी लॉ में तो केस नहीं कर पाएगा, पर वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में केस कर देगा, ठीक है। अच्छा, आपको सीजी ने ऑर्डर किया नाम चेंज करो, फिर भी आप इतने बड़े मतलब डैश हो कि नाम चेंज नहीं किया, तो वो जो आरडी है ना, वो आपका नाम बदल के कर देगा ORDNC, ऐसा नाम दे देगा आरडी तुमको। कैसा नाम? ORDNC का मतलब है ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, फिर डैश, डैश के बाद साल 2024, फिर एक सीरियल नंबर, फिर तुम्हारा सिन नंबर, तो तुम्हारा नाम अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा, ठीक है, इलॉन मस्क की औलाद जैसा, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक नाम हो जाएगा, और बाद में तुम अपना नाम चेंज कर सकते हो, तो ठीक हो जाएगा। इतना ही नहीं, नाम चेंज करने के बाद आरडी तुमको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देगा, उसका नंबर क्या? INC 11C। ये डन है। नाउ सी, पूरा रिवाइज करा दिया, लॉन्ग रिविजन। अब ये क्या है? स्मॉल रिविजन, ठीक है।
यहां पूरा जो अभी हमने इतना कुछ पढ़ा ना 20 पन्ने तक, एक साथ एक मास्टर चार्ट में तुम इससे फटाक से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें, आओ। उफ, सब मैं इसको वो नहीं कर रहा, जूम नहीं कर रहा, तुम्हारे पास तो है ही, मैं ऐसे से बोलूंगा, देखना। ठीक है, सबसे पहले नेम, एकदम ऐसे जाओगे लाइन बाय लाइन, चेंज, रेक्टिफाई, ऐसे। ठीक है, अगर नेम चेंज करना है तो सेक्शन नंबर क्या पास होगा, किसका अप्रूवल चाहिए, फॉर्म बोलो 24 25। ठीक है, अगर रेक्टिफाई करना है तो सेक्शन नंबर 16 क्या पास होगा, सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए, उनका तो ऑर्डर आया था। फॉर्म नंबर कौन सा चाहिए, सर अलग से कुछ नहीं, हमको नहीं पूछना पड़ा, उन्होंने ऑर्डर दिया है। एक्स्ट्रा प्रोसीजर, नाम नया जो भी रखोगे वो रिजर्व करना पड़ेगा, कौन से ऐप में, कितने दिन रिजर्व होगा। अगर नाम में प्राइवेट वर्ड डालना निकालना है तो सीजी का अप्रूवल, 2 साल तक ब्रैकेट में पुराना नाम। ट्रेडमार्क का जो प्रोप्राइटर है वो कब तक मेरे नाम पे ऑब्जेक्शन डाल सकता है, हो गया। ऑब्जेक्ट क्लॉज एकदम ऐसे लाइन से जाएंगे। ठीक है, विद इन, एक बार प्लीज जोर से बोलो। ठीक है, मैं जैसे बोलता जाऊंगा वहां से पढ़ पढ़ के बोलना है। विद इन सिटी, सेक्शन नंबर, रेजोल्यूशन, हायर अथॉरिटी का अप्रूवल, डैश, फॉर्म नंबर, आउटसाइड, चेंज ऑफ सिटी, सेक्शन नंबर, रेजोल्यूशन, हायर अथॉरिटी अप्रूवल, फॉर्म नंबर, चेंज ऑफ आरओसी इन तमिलनाडु और महाराष्ट्र, सेक्शन नंबर, रेजोल्यूशन, हायर अथॉरिटी अप्रूवल, किसका, फॉर्म नंबर बोलो, 22 23 28, नीचे आओ। चेंज ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी, सेक्शन नंबर, क्योंकि इस बार मेमोरेंडम चेंज हो रहा है। रेजोल्यूशन ऐसा, हायर अथॉरिटी सीजीआरडी। ठीक है, फॉर्म नंबर 22 23 26 28। चेंज ऑफ मेमोरेंडम तभी होता है जब स्टेट चेंज हो। आईएनसी 22 नए एड्रेस को जमा करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस। एडवर्टाइजमेंट ढिंडोरा सिर्फ लास्ट केस में होता है जब आपका स्टेट चेंज होता है। आरडी का मेन काम क्या है, मजदूरों और क्रेडिटर का दुख दूर करना। आपका पुराने वाले मतलब जो लोग हैं उनको हक रहेगा कि वो ऑब्जेक्टिंग पर्संस की वो पुराने जुरिस्डिक्शन में केस कर सकते हैं, नए जुरिस्डिक्शन में केस शिफ्ट नहीं होगा। फिर से चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर 1 इन, सेक्शन नंबर, रेजोल्यूशन, हायर अथॉरिटी, नो, फॉर्म, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर, रेजोल्यूशन, एसआर बाई पोस्टल बैलेट, हायर अथॉरिटी अप्रूवल नहीं चाहिए, फॉर्म, पास 1 और एमजीडी 14 तो है ही। इधर इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर बिना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज किए नया धंधा चालू करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायर्स। ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस में चेंज करना है तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, इन विच फॉर्म, पास 1, और प्रमोटर्स डिसेंटिंग मेंबर्स को एक एग्जिट ऑप्शन देंगे। सब लिखा हुआ है। ये 3-4 तो नहीं करने। लास्ट क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अगर ऑर्डिनरी रेगुलेशन को चेंज करना है तो सेक्शन नंबर 14 क्या पास होगा, हायर अथॉरिटी, फॉर्म, इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज। एंट्रेंचमेंट रेगुलेशन चेंज करना है, सेक्शन नंबर 5 क्या पास होगा, कंडीशंस मोर रेस्ट्रिक्टेड देन, हायर अथॉरिटी क्या जमा होगा, इन हाउ मेनी डेज, दोनों में एक ही आंसर है, 15 डेज। अरे आर्टिकल्स को ऑल्टर करते हैं तो एमजीडी 14 30 दिन में नहीं होता, कितने में होता है, 15 दिन में होता है। ठीक है, नंबर 1 फाइल एमजीडी 14 इन। सेकंड, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करोगे तो सीजी का अप्रूवल चाहिए, वो तो आएगा अगले चैप्टर में। और तीसरा, एंट्रेंचमेंट के लिए मोर रेस्ट्रिक्टिव देन, ऐसा हो गया। मोआ का पूरा लॉन्ग एंड स्मॉल रिविजन। अब ये
अगर कोई मेंबर हमसे रिक्वेस्ट करे, येलो कलर में क्या लिखा है, ऑन रिक्वेस्ट, तो हम लोग उसको मोआ की कॉपी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हम उसको मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट कॉपी दे सकते हैं, नहीं देने पे पेनल्टी। ये पूरा का पूरा 6 पन्ने का रूल 8 क्या है, रेफरेंस। थैंक यू।